Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट से कुछ MCQs लेकर आए हैं और जिसमें आज का टॉपिक ट्रायल बैलेंस होने वाला है और उसके साथ साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रहेगा, मतलब अशुद्धियों का संशोधन और तलपट परीक्षा सूची के बारे में आज हम MCQs लेकर आए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि आ ट्रायल बैलेंस इज़ एक तलपट क्या है। तो तलपट कोई अकाउंट नहीं होता, तो तलपट ना ही कोई पर्सनल अकाउंट है, ना ही कोई रियल अकाउंट है और ना ही कोई नॉमिनल अकाउंट है। तलपट क्या है? शेषों की एक सूची है जो कि खाता बही के द्वारा निकाले गए शेषों के आधार पर बनाई जाती है, मतलब इसको हम शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस कहते हैं, या तलपट को हम लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ अकाउंट कहते हैं। मतलब खातों के जो शेष निकाले जाते हैं उन खातों के शेष की ये एक सूची मात्र है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है और ना ही ये कोई खाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी हो जाएगा। और ट्रायल बैलेंस किसके आधार पर बनाया जाता है? तो ट्रायल बैलेंस आपका लेज़र के बैलेंसेस के आधार पर बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। तलपट का मिलना बताता है। तलपट का अगर बैलेंस मैच हो जाता है, तलपट का बैलेंस अगर दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट में मैच हो जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो तलपट का बैलेंस अगर, यानी ट्रायल बैलेंस का बैलेंस अगर दोनों तरफ एक सा आ जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स कहते हैं। मतलब जो भी हमने खाते बनाए हैं वो खातों की अंक गणितीय शुद्धता का क्या होता है? प्रमाण होता है। मतलब मैथमेटिकली हमने कोई मिस्टेक नहीं की है, अर्थमेटिकली हमने कोई मिस्टेक नहीं की है, इस बात का ये प्रमाण तलपट होता है। यानी कि तलपट का बैलेंस अगर दोनों तरफ मैच हो जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि हमने ट्रायल बैलेंस में हमने जो खाते रखे हैं उन खाते रखने में कोई भी अर्थमेटिक मिस्टेक यहाँ नहीं हुई है। चलिए अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, छूट जाने वाली अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती हैं, यानी कि एरर ऑफ ओमिशन अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ दी। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि छूट जाने वाली अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती हैं। मतलब जिन मदों का लेखा छूट जाता है तो वो मिलान को किस तरह प्रभावित करता है? क्या वो बैलेंस शीट को प्रभावित करता है? नहीं प्रभावित करता। क्या वो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है? नहीं करता। तो दोनों में से किसी में भी नहीं, आपका आंसर यहाँ सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम डीपली देख लेते हैं कि किसी भी मद को अगर हम लिखना ही छोड़ दें, यानी लिखना ही छूट जाए, जिसको हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं, भूल चूक की अशुद्धि कहते हैं, या छूट जाने वाली अशुद्धि कहते हैं। मतलब ऐसी चीज़ जिसको लिखना ही छूट गया। तो आपको पता है कि हर ट्रांजैक्शन एक डेबिट और एक क्रेडिट को अफेक्ट करता है, तो ना हम उसको डेबिट में लिखें ना हम उसको क्रेडिट में लिखें, तो फिर क्या होगा? उससे ना तो बैलेंस शीट पर फ़र्क पड़ेगा और ना ही ट्रायल बैलेंस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट का बैलेंस भी मैच हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस का बैलेंस भी क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को एरर ऑफ ओमिशन अफेक्ट नहीं करता। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब कंपेंसेटरी मिस्टेक्स के संबंध में अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्षतिपूरक अशुद्धियां मिलान को प्रभावित करती हैं। तो क्षतिपूरक अशुद्धियां यानी कंपेंसेटरी एरर किसको प्रभावित करती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम कंपेंसेटरी मिस्टेक समझ लेते हैं कि कंपेंसेटरी मिस्टेक यानी कि एरर ऑफ कंपेंसेशन क्या होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि कंपेंसेटरी मिस्टेक क्या होती हैं। कंपेंसेटरी मिस्टेक वो होती हैं जो लिखना किसी और के नाम से था लेकिन लिख किसी और के नाम से दिया, लेकिन फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है और इसके अलावा हमारी बैलेंस शीट भी क्या हो जाती है? मैच हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोनों में से किसी को भी नहीं, मतलब कि ट्रायल बैलेंस इससे प्रभावित नहीं होता और चिट्ठा भी इससे प्रभावित नहीं होता। तो नाइदर ऑफ द टू हो जाएगा और आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि क्षतिपूरक अशुद्धियाँ वो होती हैं, कंपेंसेटरी मिस्टेक वो होती है, या कंपेंसेटिंग मिस्टेक वो होती है जो आपको
एक पक्ष में लिख दिया गया है और दूसरे पक्ष में भी क्या है, लिख दिया गया है। कहने का मतलब ये है लिखना था किसी और नाम से और लिख दिया किसी और नाम से, तो उससे क्या होता है, ट्रायल बैलेंस तो हमारा मैच हो जाता है और ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो बैलेंस शीट भी हमारी क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। तो ट्रायल बैलेंस की भी मैचिंग हो जाती है तो वो ट्रायल बैलेंस को भी प्रभावित नहीं करता और इसके बाद चिट्ठे को भी वो प्रभावित नहीं करता, क्योंकि लिखना था किसी और नाम से और लिख दिया हमने किसी और नाम से। तो इस तरीके से दोनों पक्ष आपके मैच हो जाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस भी मैच हो जाएगा और बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगी। तो दोनों में से किसी में भी नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्क्रीन पर। अब हम देख लेते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पर्टिकुलर क्या दिया गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है, निम्न में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तलपट एक खाता है, तो नहीं, तलपट एक खाता नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपका क्या है कि कोई आपका अकाउंट नहीं है, जैसा अभी हमने समझाया। आर्थिक चिट्ठा डेबिट और क्रेडिट शेष होता है, तो ये भी नहीं है। ट्रायल आपको पता होगा बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी आती है और बाद में क्या आता है, असेट आता है। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, तो याद रखिए लायबिलिटी आपकी क्या होती है, क्रेडिट, और असेट्स आपकी जो राइट हैंड साइड लिखी जाती है वो क्या होती है, डेबिट। तो बैलेंस शीट क्रेडिट डेबिट के बैलेंस पर बनाई जाती है, जबकि यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है। तो बैलेंस शीट में पहले क्रेडिट आता है, बाद में डेबिट आता है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला भी इनकरेक्ट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट, तलपट खाता की अंक गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए बनाया जाता है या जानने के लिए बनाया जाता है। तो हाँ, ट्रायल बैलेंस को हम इसलिए बनाते हैं ताकि अर्थमेटिक एक्यूरेसी हमारी अकाउंट की मिल जाए। तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, भवन मरम्मत के लिए किए गए भुगतान का लेखा भवन खाते में कर दिया। अब देखिए, बिल्डिंग की रिपेयरिंग हुई लेकिन इन्होंने बिल्डिंग अकाउंट में लिख दिया, तो लिखना था इनको रिपेयरिंग अकाउंट में, लेकिन लिख दिया इन्होंने क्या, बिल्डिंग अकाउंट में। ये तो सेंटेंस गलत है। तो आपके तीन ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में देख लेते क्या पूछा गया था। ये पूछा गया था कि इनमें से करेक्ट क्या होगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को हम क्यों बनाते हैं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए बनाते हैं ताकि गणितीय शुद्धता हमको मिल जाए। तो गणितीय शुद्धता का तलपट को क्या माना जाता है, प्रमाण भी माना जाता है। ट्रायल बैलेंस को कहा जाता है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी का क्या है, एक प्रमाण है, एक अर्थमेटिक एक्यूरेसी को ये क्या करता है, प्रूफ करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर आपका अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 6वें क्वेश्चन में चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया, अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। खतौनी करने के क्रम में, खतौनी करने के समय एक शून्य अगर छूट जाए तो ये किस प्रकार की अशुद्धि होगी। तो याद रखिए, किसी शून्य को अगर हम जर्नल में छोड़ देते हैं, क्योंकि जर्नल में हम प्राइमरी स्टेज पर होते हैं और प्राइमरी स्टेज पर क्या करते हैं, लेखा करते हैं, तो ये मिस्टेक और होती है। और अगर लेज़र में एक ज़ीरो छूट जाए तो ये मिस्टेक और होती है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले इसको हम बता देते हैं कि ये मिस्टेक जनरल में होगी तो इसको और कुछ कहा जाएगा और लेज़र में होगी तो और कुछ कहा जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी आंकड़े में अगर कोई हम गलती कर देते हैं, जैसे हमको 87 लिखना था और हमने इसको 78 लिख दिया, तो वो किस प्रकार की मिस्टेक होगी, तो वो आपकी हिसाब की अशुद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाता। अगर 87 को हमने क्या लिखा होता, 78। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी बात करते हैं। 87 को यदि हमने क्या लिख दिया, 78 लिख दिया, तो वो अशुद्धि आपकी क्या कहलाएगी, हिसाब की अशुद्धि, क्योंकि हिसाब में आपने गलती की है। ना ये आपकी भूल चूक की अशुद्धि होगी, ना आपकी ये कंपेंसेटरी मिस्टेक होगी, या आपकी ये एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं होगी। तो ये मिस्टेक जो 87 को लिखना था और लिख दिया हमने 78, तो ये आपकी एरर ऑफ कमीशन होगी। अब जनरल में
अगर मान लो हमको 5,000 रुपये लिखना थे जनरल में, लेकिन अकाउंट में हमने केवल कितने लिख दिए, 500 रुपये लिख दिए, तो इस मिस्टेक को भी हम क्या कहेंगे, एरर ऑफ कमीशन कहेंगे, क्योंकि ये हिसाब की अशुद्धि है। लेकिन अब इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम बात करते हैं, तो जनरल में ये मिस्टेक होती तो ये एरर ऑफ कमीशन होती, लेकिन यहाँ इसको एरर ऑफ कमीशन नहीं माना जाएगा, बल्कि इसको एरर ऑफ क्या माना जाएगा, ओमिशन माना जाएगा। क्योंकि ये मिस्टेक कहाँ हुई है, ये मिस्टेक खाता बही में खतौनी करते समय हुई है, मतलब ये मिस्टेक लेज़र में हुई है और जनरल में मिस्टेक नहीं हुई। तो लेज़र में ये मिस्टेक है और लेज़र में पोस्टिंग करते समय एक ज़ीरो हमसे मिस हो गया। लिखना था हमको कितना, 5,000 रुपये हमको लिखना था और लिख दिया हमने कितना, 500 रुपये। तो ये मिसिंग वाली जो मिस्टेक है ये सेकंड स्टेज पर हुई है और लेज़र में हुई है, तो ये लिखना हम भूल गए हैं, बल्कि इसका हमने क्या किया है, ये हिसाब की अशुद्धि नहीं है। और पर्टिकुलर ये अशुद्धि कौन सी है, तो ये भूल चूक की अशुद्धि यहाँ मानी जाएगी। अगर यहाँ जनरल लिखा होता, यहाँ अगर क्या लिखा होता, जनरल लिखा होता कि जनरल में रिकॉर्ड करते समय मिस्टेक हुई है, तो आपका राइट आंसर क्या होता, एरर ऑफ कमीशन होता। क्योंकि अमाउंट से रिलेटेड कोई मिस्टेक होती है, अमाउंट को गलत लिखना एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। लेकिन एक ज़ीरो का छूट जाना, जबकि ये जनरल में तो सही है, लेकिन यहाँ मिस्टेक कहाँ हुई है, ये मिस्टेक आपकी लेज़र में हुई है, लेज़र में गलती की है। तो इस मिस्टेक को हम भूल की अशुद्धि कहेंगे, क्योंकि एक ज़ीरो लिखना यहाँ हम भूल गए हैं। तो ये एक बारीकी वाला पॉइंट है, इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। क्योंकि इन्होंने यहाँ पोस्टिंग की बात की है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर इन्होंने जनरल की बात की होती तो आपका आंसर एरर ऑफ कमीशन होता। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। अब हम इसमें स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सही है और ये क्या दिया गया है। तो हिंदी में ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इंग्लिश में यहाँ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो प्रॉपर इंग्लिश में आपको मिलेंगे, इसलिए इंग्लिश वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में दे देते हैं। तो ये आपका फैक्ट जो है वो आपसे छूटेगा नहीं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, भवन के निर्माण पर भुगतान की गई मजदूरी को मजदूरी खाते में डेबिट कर दिया। यहाँ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर वेजेस का पेमेंट किया गया है, लेकिन उसको किस में लिख दिया है, वेजेस अकाउंट में। तो जब हम बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग अगर हम बना रहे हैं तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर होने वाला एक्सपेंस बिल्डिंग के नाम से लिखा जाता है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एंट्री होती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होना चाहिए, लेकिन ये करेक्ट एंट्री है, ये एंट्री नहीं हुई, बल्कि इन्होंने रॉन्गली क्या कर दी, इन्होंने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो वेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट ये इन्होंने एंट्री कर दी, जो कि ये एंट्री क्या है, गलत है। तो अब ये पूछा गया है कि ये किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ये अशुद्धि आपकी सैद्धांतिक अशुद्धि मानी जाएगी, मतलब प्रिंसिपल की मिस्टेक मानी जाएगी। लिखना था इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर, लेकिन लिख दिया इन्होंने क्या, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर। मतलब इसको माना जाना था कि ये पूंजीगत व्यय है और एक्चुअली भी ये पूंजीगत व्यय है, तो पूंजीगत व्यय मानकर इसको लिखा जाना था, लेकिन इन्होंने इसको आयगत व्यय मानकर वेजेस अकाउंट में लिख दिया, आयगत व्यय मानकर लिख दिया। तो ये मिस्टेक आपकी क्या हो जाएगी, सैद्धांतिक अशुद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सिद्धांतों की अवहेलना हुई है, प्रिंसिपल की अवहेलना हुई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल के नाम से लिखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को असेट के नाम से लिखना था, जबकि इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को किस नाम से लिख दिया, इन्होंने वेजेस के नाम से लिख दिया। और वेजेस अकाउंट आपका क्या है, ये आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल आइटम को रेवेन्यू मानकर लिख दिया जब जाता है तो वो सैद्धांतिक अशुद्धि होती है, मतलब कि वो आपकी प्रिंसिपल मिस्टेक होती है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फर्नीचर के विक्रेता से फर्नीचर के उधार क्रय पर क्रय खाते को डेबिट कर दिया, मतलब इन्होंने फर्नीचर खरीदा था। तो अब देखिए यहाँ भी जो मिस्टेक हुई है वो आपकी मिस्टेक क्या है, वो भी आपकी यहाँ सैद्धांतिक अशुद्धि है। तो होना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर खरीदा है, जो खरीदा उसको डेबिट किया जाता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री होना थी, लेकिन इन्होंने कर क्या दिया, इन्होंने फर्नीचर के उधार क्रय को किस में लिख दिया, क्रय खाते में, यानी परचेस अकाउंट में लिख दिया। तो गलती से मिस्टेक क्या हो गई,
इन्होंने गलती से क्या लिख दिया, इन्होंने परचेस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये इन्होंने गलती की, क्योंकि परचेस अकाउंट में किसको लिखा जाता है, केवल गुड्स को लिखा जाता है। इन्होंने परचेस अकाउंट में फर्नीचर को लिख दिया। तो ये मिस्टेक भी इनकी सैद्धांतिक अशुद्धि है, मतलब प्रिंसिपल मिस्टेक है। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ प्रिंसिपल एरर हो जाएगा या एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। ये एक प्रकार की सैद्धांतिक अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्क्रीन पर ले लेते हैं। तलपट का मिलान किस अशुद्धि के बाद भी हो जाता है? तो तलपट का मिलान कई तरह से हो जाता है। तलपट जो है सिर्फ अंक गणितीय अशुद्धि को बताता है, वो सैद्धांतिक अशुद्धि को नहीं बता पाता और वो क्षतिपूरक अशुद्धि को भी नहीं बता पाता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों आ जाएं, क्योंकि सैद्धांतिक अशुद्धि वो होती है लिखना था किसी और में और लिख दिया किसी और में, तो उससे क्या होता है, ये कंपेंसेशन हो जाता है। तो सैद्धांतिक अशुद्धि और क्षतिपूरक अशुद्धि वो अशुद्धियाँ हैं जिनका मिलान, जिनको हम गलत कर देते हैं फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए एंड बी दोनों ऑप्शन आते हैं। तो सैद्धांतिक अशुद्धि भी और क्षतिपूरक अशुद्धि भी तलपट के योग को प्रभावित नहीं करते, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब तलपट द्वारा किस अशुद्धि का पता लगाया जा सकता है? तो क्या तलपट से भूल की अशुद्धि का पता लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। तलपट से सैद्धांतिक अशुद्धि का पता भी नहीं चलता, क्षतिपूरक अशुद्धि का पता भी नहीं चलता। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी अशुद्धि का पता तलपट के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। तलपट सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है या अर्थमेटिक एक्यूरेसी को बताता है, और ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी का ही प्रूफ है, मतलब अंक गणितीय शुद्धता का प्रमाण तलपट है। और तलपट को हिंदी में हम परीक्षा सूची भी कहते हैं, इंग्लिश में जबकि इसका एक ही नाम है, ट्रायल बैलेंस। और ये लेज़र के बैलेंसेस के आधार पर बनाया जाता है। इसके बाद हम स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ट्रू और फॉल्स आ गए हैं, तो ट्रू और फॉल्स को भी समझ लेते हैं। ट्रू और फॉल्स से क्या होता है, तो ट्रू और फॉल्स से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हम, और ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप समझने लगेंगे तो एग्ज़ाम में आपको करेक्ट और इनकरेक्ट की पहचान हो जाएगी। तो अभी भी हम ट्रू और फॉल्स के ज़रिए अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को अकाउंट में छोटा समझ करना छोड़िए, एक लाइन का जो फैक्ट होता है वो भी एक क्वेश्चन को सही करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए हमने जो आपको एनालिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर जो डेली हम अपने पेड कोर्स में स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स प्रोवाइड करते हैं, मैच दी कॉलम प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ एमसीक्यूज़ होते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं और वन वर्ड सेंटेंस होते हैं। इन सब से हम अपने स्टूडेंट की एनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगस्त में एडमिशन ओपन है और अभी हम आपको वीकेंड में एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो ऐसी टेस्ट सीरीज़ हमारे जो पेड कोर्स है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। इसके साथ साथ हम हर टॉपिक के वीडियो लेक्चर यूनिट वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही डिटेल में भी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाती है। तो काफ़ी हेल्दी हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट किए हुए हैं ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर हो सके, और एग्ज़ाम में जो चीज़ें हेल्प करती हैं वो सारी चीज़ें हमारे कोर्स में हैं। तो आप अगर हमारे कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। हमारे बैच नंबर 2 में एडमिशन ओपन है और डिस्काउंट ऑफ़र भी है 2 दिन, जो कि आपका 18 और 19 अगस्त में भी अप्लाई होगा। तो उस आप डिस्काउंट ऑफ़र का भी यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम अब जल्दी से ट्रू एंड फॉल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि उचंत खाता क्या स्थायी होता है, तो नहीं। उचंत खाता किसको कहते हैं? उचंत खाता सस्पेंस अकाउंट को कहा जाता है। तो याद रखिए सस्पेंस अकाउंट कब खोला जाता है? आपको पता है जब कोई मिस्टेक हो जाती है, जब कोई एरर हो जाती है, उस एरर को इम्प्रूव करने के लिए जो अकाउंट खोला जाता है वो सस्पेंस अकाउंट होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सस्पेंस अकाउंट नेचर में कौन सा अकाउंट
अकाउंट है, तो याद रखिए सस्पेंस अकाउंट नेचर में पर्सनल अकाउंट है, इसको हम व्यक्तिगत खाता भी कहते हैं। तो आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है वो सस्पेंस अकाउंट नेचर में कैसा है, तो वो पर्सनल अकाउंट है, मतलब व्यक्तिगत खाता होता है। और ये खाता आपका स्थायी खाता नहीं होता बल्कि अस्थायी खाता होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी अकाउंट है। जैसे ही मिस्टेक मिल जाती है इस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। तो ये आपका कोई परमानेंट अकाउंट नहीं है बल्कि ये अकाउंट आपका नॉन परमानेंट है, अस्थायी है। तो आई होप ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं, एक पक्षीय अशुद्धि होने पर उद्धृत खाता खोला जाता है। तो हाँ बिल्कुल, जो वन साइडेड मिस्टेक होती हैं, वन साइडेड मिस्टेक का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जब हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल बनाने के बाद क्या बनाया जाता है, जर्नल के बेसिस पर लेज़र बनाया जाता है। लेज़र में पोस्टिंग दो अकाउंट में होती है, तो एक अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होती है, एक अकाउंट के क्रेडिट में होती है। अगर डेबिट में हमने पोस्टिंग कर दी लेकिन हम क्रेडिट में पोस्ट करना क्या है रह गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, वन साइडेड मिस्टेक कहते हैं। और जब वन साइडेड मिस्टेक होती है तो कौन सा अकाउंट खोला जाता है, तो सस्पेंस अकाउंट, उचंत खाता खोला जाता है। इस उचंत खाते का दूसरा नाम उद्धृत खाता भी है। इंग्लिश में एक ही नाम है, इसको याद रखिए। तो इंग्लिश में पर्टिकुलर इसको क्या कहा जाता है, सस्पेंस अकाउंट कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया था, क्योंकि ये आपका स्थायी खाता नहीं है, परमानेंट अकाउंट नहीं है बल्कि नॉन परमानेंट मतलब अस्थायी खाता है। एक पक्षीय अशुद्धि होने पर उद्धृत खाता खोला जाता है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि आप सस्पेंस अकाउंट तब ओपन करते हैं जब वन साइडेड एरर होता है। हिसाब की अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है। तो हिसाब मतलब क्या होता है, हिसाब की अशुद्धि इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, एरर ऑफ कमीशन कहेंगे। और एरर ऑफ कमीशन हमेशा तलपट को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसा हमने बताया था आपको कि 87 को हमने क्या लिख दिया, 78 लिख दिया, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो एरर ऑफ कमीशन आपके ट्रायल बैलेंस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्षतिपूरक अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता, तो ये कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। अब क्षतिपूरक अशुद्धि कंपेंसेटरी मिस्टेक क्या होती है, तो कंपेंसेटरी मिस्टेक वो होती है कि जब हमने एक अकाउंट में लिखना था राम के अकाउंट में, वो लिख दिया हमने श्याम के अकाउंट में, या लिखना था हमें मोहन के अकाउंट में और हमने लिख दिया सोहन के अकाउंट में। यानी एक खाते के डेबिट में लिखना था लेकिन किसी और खाते के डेबिट में लिख दिया, तो ये कंपेंसेटरी मिस्टेक कहलाती है। और कंपेंसेटरी मिस्टेक तलपट पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता, तो ये कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको प्रीवियसली एक एमसीक्यू में भी बताया था। अब आपको अभी बता चुके हम कि उद्धृत खाता या उचंत खाता एक क्या है, अस्थायी खाता है, नॉन परमानेंट अकाउंट है। तो ये कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एनालिटिकल थिंकिंग होती है, और जब आप सोचते हैं समझते हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाती है। तो याद रखिए, ट्रू और फॉल्स, मैच दी कॉलम, वन वर्ड सेंटेंस, एमसीक्यूज, ये सारी आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं, और इससे आपकी कॉन्सेप्ट में सुधार होता है और आप किसी भी पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से जो है वो सोच सकते हैं। इसलिए ये पर्टिकुलर आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए हम अपनी सीरीज़ में इन सारी चीज़ों का हमने समावेश कर रखा है। अब हम आपको बता देते हैं वन वर्ड सेंटेंस से किस तरह एनालिटिकल थिंकिंग होती है। तो 78 को डेबिट करना था, जबकि उसकी जगह 87 को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो ये किस तरीके की मिस्टेक है, तो 78 को अगर हमने 87 लिखा तो ये कहाँ लिखा, जनरल में लिखा। तो जनरल आपकी प्रारंभिक लेखा बहियों की अशुद्धि है। और जब हम 78 को यदि हम क्या लिख दें, 87 लिख दें, तो ये मिस्टेक कौन सी होती है, ये आपकी एरर ऑफ कमीशन यानी कि आपकी हिसाब किताब की अशुद्धि कही जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हमने बता दिया कि ये हिसाब किताब की अशुद्धि है, जिसको हम एरर ऑफ क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं, किस प्रकार की अशुद्धि तलपट का मिलान नहीं होने देती। तो अभी हमने आपको बताया कि एरर ऑफ कमीशन जो होता है, जैसे 78 को हमने 87 लिख दिया तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं होने देने वाली कौन सी एरर है, तो उसको हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं।
जिसको हम हिसाब किताब की अशुद्धि कहते हैं, ये एरर ऑफ कमीशन कहलाती है, जहां आंकड़ों को गलत लिख दिया जाता है। उद्धृत खाता किस प्रकृति का खाता है, तो अभी हमने आपको बताया कि जो आपका सस्पेंस अकाउंट है वो आपके नेचर में कैसा होता है, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट है और नॉन परमानेंट अकाउंट है, ऐसा भी अभी हमने आपको बताया है। अब इसके बाद क्रय किए गए माल का लेखा नहीं किया गया, तो ये किस प्रकार की अशुद्धि है। माल हमने खरीदा था लेकिन इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, तो किसी भी चीज़ को जब रिकॉर्ड नहीं किया गया तो वो एरर ऑफ क्या कहलाएगा, वो एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा। और ओमिशन का मतलब होता है भूल चूक की अशुद्धि, क्योंकि रिकॉर्ड करना ही हम भूल गए, तो ये एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा। फिर वो कौन सी अशुद्धि है जो एक दूसरे की अशुद्धि के प्रभाव को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। मतलब एक मिस्टेक एक अकाउंट में हमें लिखना था राम के नाम से, लिख दिया हमने श्याम के नाम से, या लिखना था हमें मोहन के नाम से और लिख दिया हमने सोहन के नाम से। तो इस प्रकार की अशुद्धि क्या होती है, जो अशुद्धि है उसके प्रभाव को समाप्त कर देती है। तो ये किस प्रकार की अशुद्धि, किस प्रकार की ये एरर है, तो ये एरर ऑफ कंपेंसेशन है। मतलब ये कंपेंसेटरी मिस्टेक है, क्योंकि इससे क्या होता है, तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है और मिस्टेक का पता नहीं चलता। अब हम आगे देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो देखने के बाद ज़रूर एक कमेंट किया करें। ये हमेशा हमारी आपसे शिकायत रही है कि हम इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे वीडियोज़ को लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते। कुछ लोग यहाँ लगातार कमेंट करते हैं, लाइक्स भी करते हैं, लेकिन अब हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इस वीडियो में क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इसको कमेंट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन अब क्या दिया गया है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है कि ट्रायल बैलेंस क्या है। तो हमने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं बल्कि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है। मतलब जो भी खातों के बैलेंसेस निकाले जाते हैं उन खातों के बैलेंसेस की ये एक लिस्ट है। ये कोई आपका स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई आपका अकाउंट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ क्या है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ अकाउंट है। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़, तो ट्रायल बैलेंस का बनाए जाना क्या है। तो याद रखिए ट्रायल बैलेंस का बनाए जाना हमारे लिए क्या है, वॉलंटरी है। और इसलिए वॉलंटरी है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन इसके साथ साथ वॉलंटरी के साथ साथ ये क्या है, कंपलसरी भी है। कंपलसरी भी है, क्यों कंपलसरी है, वॉलेंट्री तब तक है अगर हम फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो ये वॉलेंट्री है, यानी कि हमारे इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर क्या बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट, तो ये वहाँ क्या हो जाता है, कंपलसरी। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि ये आपका वॉलेंट्री भी है और कंपलसरी भी है। अगर हम फाइनल अकाउंट बनाना चाहते हैं, अंतिम खाते बनाना चाहते हैं तो वहाँ कंपलसरी हो जाएगा, और अंतिम खाते नहीं बनाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए वॉलेंट्री रहेगा। तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस का अगर दोनों तरफ का टोटल मैच नहीं हुआ है तो किस नाम से हम डिफरेंस को कवर करेंगे। तो यहाँ लिखा गया इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज़ ट्रांसफर्ड एज टेम्परेरी टू, तो ये आ जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट। हमने आपको बताया था कि यदि ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर नहीं आता तो कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, सस्पेंस अकाउंट। अगर डेबिट में कम है तो डेबिट में सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, और ट्रायल बैलेंस के अगर क्रेडिट में कम है तो क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट का कोई पर्टिकुलर डेबिट या क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, जिस साइड भी बैलेंस कम है उस साइड हम सस्पेंस अकाउंट को लिख सकते हैं। तो फिलहाल तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है, तो आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है, ये आफ्टर दी लेज़र बनाया जाता है। जब लेज़र बन जाता है और लेज़र खाता बही बन जाती है तो खाता बही के शेषों के आधार पर ही तलपट बनाया जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। इसके बाद अब हम आगे क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि ट्रायल बैलेंस चेक्स, तो ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है। बार बार हमने आपको इसी
वीडियो में बताया है कि ट्रायल बैलेंस आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, मतलब अर्थमेटिकल कोई मिस्टेक तो नहीं है, इस बात का ये प्रूफ है। वो क्या है? वो ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकल या अर्थमेटिक एक्यूरेसी को बताता है, लेकिन ये एरर ऑफ कमीशन को, एरर ऑफ ओमिशन को और एरर ऑफ प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज डन थ्रू सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ लिखा गया है कि जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को डन करते हैं, मतलब किसी भी एरर को हम रेक्टिफाई करते हैं सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, तो वो कब होता है? तो इसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि ये सस्पेंस अकाउंट जो है वो कब